हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पेपर 2 के जो साइंस सब्जेक्ट है 30 नंबर का आपका साइंस आता है। तो उसी 30 नंबर की यहाँ पे तैयारी चल रही है। ठीक है, इसके लिए हम मैराथन क्लास जो है मैराथन क्लास चला रहे हैं, जहाँ पे आज की हमारी क्लास ये मैराथन क्लास 12वीं है। इसके पहले 11 मैराथन क्लास अपलोड की जा चुकी हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट और कुछ PYQ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, और साथ ही जो ये हम मैराथन क्लास चला रहे हैं ना, वहाँ पे हम NCERT प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और NCERT प्रश्नों के साथ साथ हम PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में आपकी थ्योरी क्लासेस चली रही हैं। तो एक तो थ्योरी हो गई, प्लस NCERT के संभावित प्रश्न हो गए, प्लस आपके PYQ हो गए। यानी 2 प्लेलिस्ट के माध्यम से एक थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी है, दूसरा ये मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है। 2 प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारी कंप्लीट 30 नंबर की साइंस की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अभी भी 10 से 12 क्लासेस आपकी मैराथन क्लास की एक प्लेलिस्ट में डाली गई है और अभी भी आपके पास 20 से 22 दिन का टाइम है। तो 20 से 22 क्लासेस आपकी मैराथन क्लासेस और अपलोड कर दी जाएंगी। यानी आपके एग्जाम तक लगभग 30 से 35 क्लासेस हो जाएंगी, जो कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक एनफ होगा। किसी भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छूटेगा जिससे कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना किए हों। तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख के जाइएगा। हर एक क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। तो एक कक्षा 8 का विद्यार्थी है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए। ये आपका सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पहला कारण दिया, तांबा जस्ते से अधिक अपक्रियाशील है, तांबा जस्ते से कम अपक्रियाशील है, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, अपक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। इसने 4 कारण दिए और देखिए इसमें आंसर पूछा है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण को चुनिए। केवल एक कारण सही है, केवल बी कारण सही है, केवल सी और डी कारण सही है, या फिर ए और डी कारण सही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ये कारण पे। ठीक, कारण पे आते हैं। पहला कारण क्या दिया है कि तांबा जस्ते से अधिक अपक्रियाशील है। तो अगर अपक्रियाशीलता श्रेणी पे जाएं तो सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील क्या होता है? पोटेशियम होता है। फिर होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद आ जाता है जिंक। फिर आता है आयरन, लेड, कॉपर, चांदी यानी सिल्वर। फिर उसके बाद आ जाता है गोल्ड। यानी सबसे ज़्यादा अक्रियाशील क्या होता है? पोटेशियम होता है और सबसे कम अक्रियाशील गोल्ड होता है। अब इसी श्रेणी को देख के, इसी सीरीज को देख के आप बताइए, क्या तांबा जस्ते से अधिक अक्रियाशील होता है? तो बिल्कुल गलत। देखिए जिंक पहले आ रहा, कॉपर बाद में आ रहा, यानी जो तांबा है जस्ते से कम अक्रियाशील होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है तांबा जस्ते से कम अक्रियाशील होता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, तो क्या जो जिंक है ये आपका इनर्ट गैसें जो होती हैं उत्कृष्ट धातुओं में आता है? तो नहीं, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में नहीं आता। अपक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। बताइए अपक्रिया श्रृंखला में क्या जस्ता तांबे के नीचे है? तो बिल्कुल नहीं, जस्ता कॉपर के ऊपर होता है, नीचे नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी और डी सही है, या ए और डी सही है। तो अभी हमने देखा सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है, उसके अलावा सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, सल्फर एल्यूमिनियम लौह के गलनांक 0 डिग्री, सल्फर एल्यूमिनियम और लौह के गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस में दिया है। क्रमशः सल्फर का गलनांक कितना दिया है? 113 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का गलनांक दिया है 666 डिग्री सेल्सियस, और जो लौह है आयरन है इसका गलनांक दिया है 1535 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सीटेट फेब 2016 में पूछा गया प्रश्न। जो आयरन है 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, एल्यूमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, आयरन, सल्फर और एल्यूमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, या फिर सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर
ठोस है। ठीक है, गलनांक मतलब क्या समझते हैं कि जो सल्फर है वो 113 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो 666 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगा। वहीं पे जो आयरन है, आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके पहले अगर ये 1535 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगा तो इससे पहले ये किस स्टेट में रहेगा, इससे पहले ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है आयरन 200 डिग्री सेल्सियस पे ताप पर ठोस है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट कि आयरन जब 1535 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा तो इसके पहले चाहे 1400 डिग्री सेल्सियस बोल दे, 1450 डिग्री सेल्सियस बोल दे, ठीक है, 1300 डिग्री सेल्सियस बोल दे, कुछ भी बोल दे इससे कम, तो उस अवस्था में उतने टेम्परेचर पे वो हमेशा किस में रहेगा, हमेशा और हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है एल्यूमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है। अब देखिए एल्यूमिनियम 666 डिग्री के सेल्सियस के पहले किसी भी टेम्परेचर में क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, आयरन तो 1535 में होगा, तो यानी ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आयरन, सल्फर तथा एल्यूमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जो सल्फर है वो 113 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। ठीक, सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 113 पे ही पिघल जाएगा, तो ये 113 से कम अगर टेम्परेचर होगा तभी ये सॉलिड स्टेट में होगा। देखिए, कहने को तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, पर यहाँ पे हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे बेटर हमको सेकंड ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयरन दोनों चीज़ों के बारे में बताया है कि दोनों 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या है, ठोस है। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया होता ना तो हमको इससे भी बेटर आंसर ये मिल जाता, क्योंकि सल्फर भी 113 में पिघलेगा। ठीक है, तो उससे भी बेटर आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता। पर यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जब कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है, इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह परीक्षण करेगा कि, क्या परीक्षण करेगा, ऑप्शन देखते हैं। पहला है नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है, नीला लिटमस नीला रहता है, नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस कैसा हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, सॉरी, लाल लिटमस कैसा हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो क्या होगा कि जब भी मैग्नीशियम मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसी होती है, सफ़ेद कलर की राख होती है। क्या होती है, सफ़ेद कलर की राख होती है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सफ़ेद राख, इसको जब आसुत जल में मिलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा किस में मिलाया जाएगा, आसुत जल में जब इसको घोला जाएगा तब ये क्या होगा, यानी MgO था, इसको H2O आसुत जल में घोला जाता है तब ये बनाता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसा होता है, प्रकृति में ये क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब लिटमस पेपर परीक्षण किया जाएगा इसमें। अब जब इसमें लिटमस पेपर परीक्षण किया जाएगा तो बताइए क्या होगा। ठीक, अब हम प्रश्न छिपा दिए हैं, ऑप्शन हमारा दिख रहा। लिटमस पेपर में देखिए, अगर कोई लिटमस पेपर नीला है, ठीक है, तो जो क्षार होता है तो ऑलरेडी ये क्या करता है, लाल को नीले में कन्वर्ट करता है, यानी वो नीले में किसी चीज़ को, लिटमस पेपर को बदलता है। तो अगर ये ऑलरेडी नीला है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस स्थिति में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। पर दूसरा कंडीशन है कि अगर लिटमस पेपर लाल है, ठीक है, तो क्षार क्या कर देता है, लाल को नीले में बदल देता है। क्षार क्या करेगा, लाल को नीले में बदल देगा। अब क्योंकि जो सोल्यूशन है उस वो किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, तो वो कैसा है, क्षारीय है। तो जब वो लाल लिटमस पेपर पे मिलेगा तो उसको क्या कर देगा, नीले में बदल देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो नीला लिटमस पेपर है ना वो नीला ही रहता है, जबकि जो लाल लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है,
यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम या फिर संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने पहने हों तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कृत्रिम या फिर संश्लेषित रेशे में क्या ऐसा होता है कि अगर हम इनके कपड़े पहने हैं, कोई आग दुर्घटना होती है तो गंभीर रूप से जलने की संभावना हो जाती है। जलने पर राख बन जाते हैं, जलने पर पिघल कर यानी द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, लपेटों के साथ जलते हैं, लपटों के साथ जलते हैं और जलने पर चिपचिपा द्रव बनाते हैं। तो कृत्रिम जब भी हम कृत्रिम या संश्लेषित रेशे के कपड़े को पहने हैं तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना अधिक क्यों होती है? तो कारण ये है कि जो कृत्रिम रेशा है ना, कृत्रिम रेशा में क्या आ जाएगा, नायलॉन आ गया। नायलॉन के अलावा क्या आ जाएगा, पॉलिएस्टर आ जाएगा, नायलॉन पॉलिएस्टर। तो जब ये आग के संपर्क में आते हैं, फ्लेम के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं। क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। अब जो पिघला हुआ रेशा है ना, ये रेशा पिघला हुआ रेशा ये क्या होगा, त्वचा से चिपक जाएगा, यानी स्किन से ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक, चिपक जाएगा जिससे ये बहुत ज़्यादा गहरे या फिर गंभीर जलन के चोट को बना देगा। जबकि जो ये कैसे रेशे हैं, ये हैं कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे। जबकि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ना, प्राकृतिक रेशे, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं जैसे कपास है, ऊन है, तो ये जल के क्या करते हैं, राख का फॉर्मेशन करते हैं और त्वचा से चिपकते नहीं हैं। तो यही कारण है कि जो कृत्रिम या संश्लेषित रेशे हैं ना, ये जलने पर चिपचिपा द्रव बनाते हैं और त्वचा से चिपक जाते हैं, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से जल जाता है। तो इसीलिए हमको जब आग दुर्घटना होती है तो कृत्रिम रेशे के कपड़ों से ज़्यादा सुरक्षित कौन सा होता है, जो प्राकृतिक रेशे के कपड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्न है और ये प्रश्न अपने से ऐसे मन से इतना लेंदी प्रश्न नहीं लेके आए। ये प्रश्न आपका सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, आदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लग जाएगा। पहले संदेश नहीं दिख रहा था, उसने अपने फ्रेंड को बोला कि आप चुकंदर का रस कागज में मलिए, जिससे गहरे लाल रंग का संदेश लिखा हुआ दिखने लग जाएगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन है साधारण नमक, बेकिंग सोडा का घोल, ग्लूकोज का घोल और नींबू का रस। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब चुकंदर का रस से हम क्या समझते हैं, देखिए जो चुकंदर का रस होता है ना, ये क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। एक मिनट, जो चुकंदर का रस होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक इंडिकेटर होता है जो कि ये बताता है कि कोई वस्तु कैसी है, एसिडिक है कि बेसिक है। यानी ये अम्ल की उपस्थिति में जो चुकंदर का रस है कैसा रंग देता है, गहरा लाल रंग देता है, गहरा लाल रंग देता है अम्ल की उपस्थिति में चुकंदर का रस। अब देखिए जो नींबू का रस है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, इसीलिए कागज पर पहले से नींबू का रस वाला अक्षर है। इसका आंसर क्या होगा, नींबू का रस, यानी उसने नींबू के रस से लिखा है। तो अब जो नींबू का रस होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है। तो कागज पर पहले से ही अम्ल पड़ा है। अब जो चुकंदर का रस लगाने पर ये कैसा हो जाता है, गहरे लाल रंग में दिखाई देने लगता है। बाकी जो साधारण नमक है वो कैसे होते हैं, उदासीन है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। साधारण नमक कैसा होता है, उदासीन होता है, साधारण नमक उदासीन होता है। जबकि जो बेकिंग सोडा का घोल है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। ग्लूकोज का घोल भी उदासीन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नींबू का रस। ये कैसे नेचर का होता है, अम्लीय होता है, इसीलिए कागज पर पहले अगर नींबू से लिखा है तो नींबू के रस वाले अक्षर में अगर हम चुकंदर का रस लगाते हैं तो गहरे लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है। सीटेड जनवरी 2022 में ही पूछा गया प्रश्न। हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, मिथाइल ऑरेंज का घोल या फिर चाइना रोज का घोल। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम सूचक है। तो हल्दी का घोल ये कैसा होता है, प्राकृतिक होता है, ये प्राकृतिक सूचक में आता है। लिटमस भी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। चाइना रोज ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। मिथाइल ऑरेंज का घोल छोड़ के, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज अपने आप में एक कृत्रिम सूचक होता है, संश्लिष्ट सूचक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिथाइल ऑरेंज का घोल। अगला प्रश्न है,
निम्न खाने योग्य पदार्थों पर ध्यान दें। ठीक है, सीटेड फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न। केला, बैगन, भिंडी, कद्दू। निम्न में से वह पादप का युग्म आपको चुनना है जिसके दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य हों। ठीक है, केला है, बैगन है, भिंडी है, कद्दू है, इनमें से ये सेलेक्ट करना है दो पादपों के बारे में जिसका कि दो या दो से अधिक भाग जो है वो खाने योग्य हो। सी और डी, बी एंड सी, ए एंड डी तथा ए एंड बी। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर देखिए जो केला होता है ना, केला, केला का हम क्या क्या खा सकते हैं। एक तो हम केला का फल खा सकते हैं, दूसरा हम केला का तना खा सकते हैं, तीसरा हम केले के फूल भी खा सकते हैं। ठीक, ऐसे क्या होता है, ऐसे है कद्दू। कद्दू का हम फल भी खा सकते हैं, जो कद्दू लगा रहता है, इसके हम फूल की भी भाजी बना के खा सकते हैं, और कुछ क्षेत्रों में कद्दू की पत्तियों की भी भाजी बना के खाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केला और कद्दू। एक तो केला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कद्दू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड डी। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, राइबोसोम। इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक का भाग कौन सा है। सी और डी, बी और सी, ए बी और सी, ए और सी। यहाँ पे पूछा है कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक का भाग कौन कौन सा है। तो जो केंद्रक है, केंद्रक के सेंटर में क्या होती है, केंद्रिका होती है। केंद्रिका को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो केंद्रक के अंदर का भाग केंद्रिका तो हो गया। दूसरा क्रोमोसोम, केंद्रिका के अंदर जो केंद्र वाला भाग है वहाँ पे ही गुणसूत्र मटेरियल क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम के एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं, इस छोटे से सेगमेंट को जीन कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस ये सभी केंद्रक के, कोशिका के केंद्रक के भाग होते हैं, जबकि राइबोसोम को छोड़ के। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसी में राइबोसोम के छोटे 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 कण पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया। कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, जीन पाया जाता है और न्यूक्लियोलस पाया जाता है यानी केंद्रिका पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन चुनिए। सितंबर 2015 में आया हुआ प्रश्न आपका। हरे पर्ण युक्त पादप केवल प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल पर्ण में होता है यानी पत्तियों में होता है। रंग के विरुद्ध सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप बिना पर्ण हरित का भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो इसको तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, पादपों बिना पर्ण हरित का भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। क्या हो सकता है, यानी बिना क्लोरोफिल के, बिना क्लोरोफिल के क्या प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हरे हरे पर्ण युक्त पादप केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण बस करते हैं क्या, बाकी कोई काम नहीं करते, तो ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल पत्तियों में होता है क्या, नहीं, हरे तने जितनी भी ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रंग के विरुद्ध सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको मतलब भले ही एग्जैक्ट वही चीज़ें नहीं पता हो, पर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी जरूर अपनाइएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है। बृहदांत्र, बृहदांत मतलब आप समझिए बड़ी आंत। बृहदांत किसकी बात की गई है, बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घरोम कहा जाता है, या फिर उसको क्या बोलेंगे, विलाई कहा जाता है। बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। बृहदांत्र में पचित भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पे बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, हम्म, तो इसको भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आते हैं। देखिए, बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है क्या, नहीं, बड़ी आंत में केवल और केवल जल, जल के साथ खनिज लवण,
जल और खनिज लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत और एक होता है ओशिफेगस, जो कि आपका क्या होता है, ग्रास नली। ये ऐसे पार्ट है जहाँ पे कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। बृहदान्त्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। तो ये दीर्घरोम यानी विलाई कहा जाता है। तो जो विलाई वाली संरचना होती है ना, ये बड़ी आंत में नहीं होती है। ये कहाँ, बड़ी आंत में नहीं होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये छोटी आंत में पाई जाती है, उसका सरफेस बढ़ाने के लिए। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, छोटी आंत में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बृहदान्त में पचित भोजन का अवशोषण होता है। अभी हमने पढ़ा कि भोजन जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में केवल और केवल जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता। कंप्लीट पाचन और अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बचा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो बड़ी आंत है ना, वो छोटी, चौद्रांत मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है तथा छोटी होती है। हाँ, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत सकरी होती है। सकरी के अलावा ये कैसी होती है, बहुत लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है। पर जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत चौड़ी होती है, और चौड़ी होने के अलावा कैसी होती है, छोटी होती है। तो यही ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, पित्त रस में, आमाशय रस में, अग्नाशय रस में, या फिर लसिका रस में। किसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, तो आंसर हो जाएगा पित्त रस में। पित्त रस को और क्या बोला जाता है, तो इसको बाइल जूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइल जूस। यानी जो पित्त रस होता है, ये कहाँ से निकलता है, लीवर में। ये लीवर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, लीवर द्वारा इसको बनाया जाता है। इसको बनाता कौन है, यकृत बनाता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोई भी एंजाइम, पाचक एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसका काम बस क्या होता है, इसका काम होता है इमल्सीकरण करना। क्या करना, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण भी किसका करना, वसा का, यानी फैट का। इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है, जो फैट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। छोटे छोटे टुकड़ों में फैट को तोड़ने का काम कौन करता है, कौन करता है, बाइल जूस करता है। और बाइल जूस का एक काम और होता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। देखिए, जब आमाशय से भोजन आता है तो उसमें HCl मिला होता है, यानी भोजन कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब आंतें झुलस न जाएं उसकी वजह से भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। उसके अलावा जो अग्नाशय है, अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम अग्नाशयी रस में पाया जाता है। और एमाइलेज के अलावा और कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, तो इसके अलावा ट्रिप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और ट्रिप्सिन के अलावा यहाँ पे लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। अग्नाशय में क्या पाया जाता है, सॉरी, ये सारे अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। कहाँ के, अग्नाशय के हैं। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज कहाँ के हैं, अग्नाशय के। अब हम देखते हैं आमाशय में। तो आमाशय में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आमाशय में पाया जाता है एक पेप्सिन, क्या पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम। और एक पाया जाता है रेनिन एंजाइम, जो कि शिशुओं में पाया जाता है। और लसिका रस का काम क्या होता है, तो जो लसिका रस होता है, ये वसा का अवशोषण करता है। क्या करता है, वसा का अवशोषण, अवशोषण करने का काम करता है। और साथ ही इसमें कुछ सहायक एंजाइम भी पाए जाते हैं। सिर्फ पित्त रस ऐसा होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ फैट का इमल्सीकरण करता है और भोजन को बेसिक नेचर का बनाता है, क्षारीय प्रकृति का बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स यानी बड़े बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसमें अधिक बल लगाना चाहिए, किससे अधिक बल लगाना चाहिए, अभिलंब बल से, पेशीय बल से, स्थैतिक घर्षण बल से, या गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। तो यहाँ पे पेशीय बल का कोई, अरे भाई बॉक्स को खिसकाना है तो पेशियों द्वारा ही तो बल लगाया जाएगा, तो पेशीय बल से अधिक बल लगाना ये कोई औचित्य नहीं बनता। अभिलंब का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण बल। देखिए, जो घर्षण बल होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गतिक घर्षण, क्या होता है, गतिक घर्षण। और एक होता है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। और एक तीसरा होता है सीमांत घर्षण। क्या है, सीमांत घर्षण बल। ये 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं। बाकी गति के भी 2 हैं, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण।
ठीक है। लोटनिक घर्षण, ये कुछ प्रकार होते हैं घर्षण बल के। तो गतिक घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करते टाइम जो उसके विपरीत दिशा में बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण बल बोलते हैं। अब गतिक घर्षण में एक सर्पी होता है, दूसरा लोटनिक होता है। जब वस्तु लुढ़क के चलती है तो उसको लोटनिक बोलते हैं, और जब वस्तु सरक के चलती है तो उसको सर्पी घर्षण बल बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, अगर किसी वस्तु में स्थिति के कारण, स्थिति यानी अगर वो रेस्ट पोजीशन में है, इसके कारण जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। यानी अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, वो स्थिति है, फिक्स है, तो उसको क्या, उसमें कौन सा बल है, उसमें स्थैतिक घर्षण बल है। अब स्थैतिक घर्षण बल कब हटेगा, जब इस वस्तु में जो स्थैतिक घर्षण बल है अगर इससे हम ज़्यादा बल लगा दें, इससे ज़्यादा हम इसमें फोर्स अप्लाई कर दें, बाह्य बल लगा दें, तो ये वस्तु किस में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। जब गति में आ जाएगा तो इसमें गतिक घर्षण बल आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा है कि एक बड़े बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। यानी बड़े बॉक्स है उसको गति में लाने के लिए, ठीक है, उसको गति में लाने के लिए किससे अधिक बल लगाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण बल। अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ये भी सीटेड जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 180 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, दूरी दी है, दूरी कितनी दी है, 360 मीटर। समय दिया है, समय कितना दिया है, 2 मिनट। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 2 मिनट का आ जाएगा 120 सेकंड, ये टाइम दिया है। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 360 मीटर, समय कितना है, 120 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। बहुत ही इजी सवाल है और आपकी सीटेट एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे लेंदी लेंदी ही प्रश्न पूछे जाएं। अगला प्रश्न है, किसी खरगोश की अधिकतम गति 56 किलोमीटर पर आवर है। यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा, यदि वह जितना तेज हो सकता है उतना तेज दौड़े तब। 3 मिनट में, 5 मिनट में, 4 मिनट में या फिर 2 मिनट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला देखिए कि गति कितनी दी है, गति दी है 56 किलोमीटर पर आवर दी है। दूरी कितनी दी है, दूरी दिया है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितना दिया है, 2.5 किलोमीटर। ठीक, अब बताइए चाल बराबर क्या होता है, अभी हमने लिखा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, समय ही निकालना है कि कितने मिनट में यह दूरी तय करेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर है, चाल कितनी है, 56 किलोमीटर। अब इसको हमको मिनट में बदलना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 बटे 56 गुणे 60। मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 150 बटे 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 150 बटे 56 आ जाएगा। तो यानी जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करके देखिएगा लगभग कितना आ जाएगा, 2.68 के समथिंग आ जाएगा, 2.68 के समथिंग मिनट आ जाएगा। यानी ये लगभग लगभग कितना होगा, 2 से ज़्यादा, 2.5 से भी ज़्यादा है, तो लमसम कितना पहुँचेगा, 3 मिनट के अंतर लगभग लगभग पहुँचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 मिनट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संपर्क बलों का समुच्चय का द्योतक है। सीटेड जनवरी 2022 में पूछा गया बल प्रश्न, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, कर्षण, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल और कर्षण बल। निम्न में से कौन से बलों का समुच्चय का, संपर्क बलों के समुच्चय का द्योतक है। यानी कुल मिला के कौन सा ऐसा समूह है जो कि संपर्क बल है। अब संपर्क बल होता क्या है, जिस फोर्स को लगाने के लिए किसी भी वस्तु को स्पर्श करना पड़े, छूना पड़े, तो क्या कहलाएगा, संपर्क बल कहलाएगा। अब संपर्क बलों में उदाहरण में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल भी जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। पेशीय बल, पेशीय बल भी क्या है, ये एक प्रकार का संपर्क बल है। और वहीं पे अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल की बात की जाए तो असंपर्क बल में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि जब किसी वस्तु को छुए बिना ही उसमें फोर्स लगे, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आ जाएगा, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें आ जाएगा। उसके अलावा क्या आ जाएगा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल ये भी क्या है, एक प्रकार का असंपर्क बल है। और दूसरा है विद्युत बल,
क्या? विद्युत बल, ये भी एक प्रकार का असंपर्क बल है। तो यहाँ पे अब चलिए ऑप्शन से देखते हैं। स्थिर वैद्युत बल एक प्रकार का असंपर्क बल है, यहाँ पे संपर्क बल पूछा है। बाकी घर्षण बल क्या है? संपर्क बल। और चुंबकीय बल भी क्या है? ये असंपर्क बल है। मांसपेशीय बल ये एक प्रकार का संपर्क बल है। घर्षण बल संपर्क बल है, पर गुरुत्वीय बल संपर्क बल नहीं है। घर्षण बल, मांसपेशीय बल और घर्षण बल ये क्या है? एक प्रकार के संपर्क बल है। उसके अलावा यहाँ पे गुरुत्वीय बल है, तो ये क्या है? संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। कैसे बल का उदाहरण है? अब संपर्क बल का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैराथन क्लास की सीरीज को जरूर देखिएगा, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।